अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, एक नए व्लॉग के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर है। नाज़रीन, हम मौजूद हैं इस वक्त सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में, जहां कल एक बड़ा ही इंतहाई अहम फ़ैसला सुनाया गया है। चीफ़ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की सरबराही में फुल कोर्ट ने सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट को दुरुस्त तस्लीम कर लिया है और पार्लिमान के इस इख्तियार को भी कि पार्लिमान अदालत से मुतालिक, सुप्रीम कोर्ट से मुतालिक कानून साजी कर सकता है। गो के अदालत ने ये बात अपने रिमार्क्स में वाज़े कर दी थी कि अगर हमें ये एहसास हुआ कि पार्लिमान की जानिब से बनाए गए कानून से अदलिया की आज़ादी पर कोई कदगन लग रही है या पहुंच रही है, तो उस पर वो फिर उस कानून को कलअदम भी करार दे सकते हैं। दूसरी जानिब एक और बहस अब चल पड़ी है कि वो जजेस जो जूनियर जजेस हैं और सीनियरिटी के असूल को नज़रअंदाज करके जिन जूनियर जजेस को सुप्रीम कोर्ट में एलिवेट किया गया है, उन जजेस ने इस कानून के मुखालफत में वोट दिया है। तो इस बात की यहाँ पर तस्दीक करना चाहेंगे कि ऐसा नहीं है। जस्टिस एजाजुल एहसन, जस्टिस मुनीब अख्तर, जस्टिस मज़ाहिर अली अकबर नकवी, जस्टिस आयशा मलिक, ये वो जजेस हैं जिन्होंने इस कानून की मुखालफत की है। और इनमें अगर आप देखें, दो ऐसे जजेस हैं जो सीनियरिटी के असूल को नज़रअंदाज करके जिनको सुप्रीम कोर्ट में एलिवेट किया गया था, उनमें थे जस्टिस मोहम्मद अली मज़हर और जस्टिस हसन अज़हर रिज़वी। उन दो जजेस ने इस कानून के हक़ में राय दी है और इस कानून को दुरुस्त तस्लीम किया है। गुज़िश्ता रोज़ एक टीवी प्रोग्राम के अंदर हमारे ही सीनियर दोस्त सहाफ़ी अब्दुल कयूम सिद्दीकी साहब ने तलत हुसैन साहब को प्रोग्राम में ये बताया कि 5 जजेस जिन्होंने इस कानून की मुखालफत की है और सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट के ख़िलाफ़ दायर दरख्वास्तों को कबूल किया है, मंजूर किया है, उनमें ये 2 जजेस भी शामिल हैं। तो मैं यहाँ पर ये बताना चाहूँगा कि ऐसा नहीं है। ये जो 2 जजेस हैं, इन 2 जजेस ने चीफ़ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की राय से इत्तफ़ाक़ करते हुए इस कानून को दुरुस्त समझा है। दूसरी जानिब जहाँ तक बात है रेट्रोस्पेक्टिविटी की, यानी माजी से इतलाक़ की, तो इन दोनों जजेस साहिबान ने इस कानून को यहाँ पर दुरुस्त करार दिया है। इस कानून की जो शिक है उसको गलत करार दिया है कि ये रेट्रोस्पेक्टिव यानी माजी से इतलाक़ नहीं हो सकता। उस हद तक तो हम मान सकते हैं। बहरहाल अगर ओवरऑल देखा जाए तो इसमें एक और चीज़ बड़ी इम्पॉर्टेंट है, वो है जस्टिस याह्या अफरीदी साहब। जस्टिस याह्या अफरीदी ने ना सिर्फ अपील का माजी से जो इतलाक़ है उस पर उन्होंने उसकी मुखालफत की है, बल्कि ओवरऑल अपील के हक़ की भी उन्होंने मुखालफत की है। और ये एक सरप्राइज़ ज़रूर मिला है जस्टिस काजी फ़ायज़ ईसा, जस्टिस मंसूर अली शाह, जस्टिस अतर मिनल्ला को, क्योंकि एक तासुर आम था कि शायद जस्टिस याह्या अफरीदी भी उनकी ही राय से मुताबिकत करते हैं और उन्हीं की राय में अपनी राय देंगे और इस कानून को मुकम्मल तौर पर एक्सेप्ट करेंगे। मगर उन्होंने 2 अहम नुकात पर अब मुखालफत कर दी है और ये कहा है कि इस कानून में एक तो अपील का हक़ जो दिया गया है ये गलत है, और दूसरा माजी से जो इतलाक़ है अपील का वो भी दुरुस्त नहीं है। तो वो दोस्त जो ये कह रहे हैं कि जो जूनियर जजेस हैं सिर्फ उन्हीं ने मुखालफत की है, ये उनके लिए है कि सिर्फ जूनियर जजेस नहीं बल्कि कुछ सीनियर जजेस ने भी इस बात को दुरुस्त समझा। और अभी मेरी कुछ वकला से बात हो रही थी जो इस कानून को बनाने वाले हैं, उनका भी यही मानना है कि ये दरअसल जो शिक है जो रेट्रोस्पेक्टिविटी की है, ये डाली ही इसलिए गई थी कि शायद जजेस भी अपनी एक आप कह सकते हैं कि राय दे सकें और एक आध शेक उनके लिए भी एक दस्तयाब हो जिसको कलअदम करार दिया जा सकता है और उससे उनको फ़र्क ना पड़े। क्योंकि हमने जहाँ तक वकला से राय ली है, और ये उनकी राय है, ये हमारी ओपिनियन नहीं है, वो ये समझते हैं कि नवाज़ शरीफ, आसिफ अली जरदारी, जितने भी सियासतदान हैं उनको इस केस से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अगर रेट्रोस्पेक्टिविटी से भी उसको भी दुरुस्त मान लिया जाता और माजी से इतलाक़ को भी अदालत कहती कि अब होगा माजी से इतलाक़, तब भी नवाज़ शरीफ साहब को इससे फ़ायदा नहीं पहुंच सकता था। उनका ये मानना है। और ये बात बहरहाल जस्टिस अतर मिनल्ला ने भी अपने ऑब्ज़रवेशन में दौरान समाअत कही थी कि जो माजी से इतलाक़ होगा वो उन केसेस में नहीं हो सकता जिनमें रिव्यू आर्टिकल 188 के तहत अवेल कर लिया गया है। और हमने देखा है कि पानामा जजमेंट हो या दीगर मुकदमात, नवाज़ शरीफ साहब ने अपना जो रिव्यू है उसको अवेल कर लिया है, गो कि उनके हक़ में फ़ैसला नहीं आया। मगर इस केस में अब वाज़े हो चुका है कि अब तो अगर कोई एक बहस आप कर भी सकते थे रेट्रोस्पेक्टिविटी की, तो वो भी ख़त्म हो गई है। दूसरी जानिब जो एक सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है इस फ़ैसले के बाद, वो ये है कि
अब अपील का हक जो दिया गया है प्रोस्पेक्टिवली, यानी अब आगे से इस कानून के बनने के बाद से जो हक दिया गया है 21 अप्रैल को या 20 अप्रैल को ये कानून जो है प्रोमलगेट हो चुका था, इसके ऊपर अमल दरामद शुरू हो चुका था। अब कल के फैसले के बाद भी क्योंकि एक हुक्म इम्तना उस वक्त जस्टिस उमर अता बंदयाल साहब की सरबराही में 8 रुकनी लार्जर बेंच ने दिया था, उसके बाद अब जो कई फ़ैसले ऐसे हैं जो हाल ही में किए गए हैं गुज़िश्ता चंद माह में, उनके हवाले से ये कहा जा रहा है कि उनमें अपील का हक मिल चुका है। उसमें सबसे इम्पॉर्टेंट है नैब तरमीम का केस। जस्टिस उमर अता बंदयाल, जस्टिस इजाज़ुल एहसन और जस्टिस मंसूर अली शाह पर मुश्तमिल 3 रुकनी बेंच ने ये केस सुना और आपको याद होगा कुल 55 या 56 समातें हुई थी इस केस में और 2-1 से फ़ैसला आया था। जस्टिस उमर अता बंदयाल और जस्टिस इजाज़ुल एहसन ने नैब तरमीम, जिनमें नवाज़ शरीफ, आसिफ अली ज़रदारी, शाहिद खान अब्बासी, हमजा शहबाज, मरीम नवाज़, न जाने कौन कौन, इन तमाम के रेफरेंसेस ख़त्म कर दिए गए थे उन तरमीम के बाद। और उन तरमीम को फिर इमरान खान साहब ने सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया था। ख्वाजा हारिस साहब ने उनको रिप्रेजेंट किया, मखदूम अली ख़ान साहब ने हुकूमत को रिप्रेजेंट किया और फाइनली 2-1 से सुप्रीम कोर्ट ने फ़ैसला सुनाते हुए उन नैब तरमीम को कलअदम करार दे दिया था। और जस्टिस मंसूर अली शाह जो कि तीसरे मेंबर थे इस बेंच के, उन्होंने इख्तिलाफ़ किया था। गो कि उनका इख्तिलाफ़ी नोट मुख्तसर था, 2 सफ़हात पर मुश्तमिल था। उन्होंने कहा था कि वो तफसीली फ़ैसला बाद में जारी करेंगे। उनके उस नोट में बाकायदा तौर पर वही राय दी गई जो अब गुज़िश्ता रोज़ उन्होंने सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट केस में दी। और वो राय क्या है? वो राय ये है कि पार्लिमान बाइख्तियार है, पार्लिमान कानून साजी का इख्तियार रखता है, पार्लिमान अगर चाहे तो वो कानून बना सकता है, अदलिया उसमें मुदाखलत नहीं कर सकती। 17 अनइलेक्टेड जो लोग हैं वो पाकिस्तान के मुंतखब नुमाइंदों के बनाए गए कवानीन पर कभी भी अपनी राय नहीं दे सकते, ये मानना है जस्टिस मंसूर अली शाह का। बहरहाल अब हुआ ये कि कल जो फ़ैसला दिया गया है और अपील का हक इस कानून में जो दिया गया था सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट 2023 में, अपील का हक बेसिकली है क्या? 184(3) आपको मालूम है सुप्रीम कोर्ट की ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन है। ये वो जुरिस्डिक्शन है जो सिर्फ सुप्रीम कोर्ट इन्वोक कर सकती है और इस जुरिस्डिक्शन के तहत, इस आर्टिकल के तहत कोई भी शहरी जिसको ये लगे कि उसके बुनियादी इंसानी हकूक़ मुतासिर हो रहे हैं या फिर कोई ऐसा मामला है जो मफाद आमा के अगेंस्ट है, वो उसको सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज कर सकता है डायरेक्टली और सुप्रीम कोर्ट उस पर अपना ओपिनियन दे सकती है। होता ये था कि माजी में 184(3) को इस तरह इन्वोक नहीं किया जाता था। 2006-07 के बाद जस्टिस इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी जब से चीफ जस्टिस बने, उन्होंने इस जुरिस्डिक्शन का एक बिला तातुल इस्तेमाल शुरू कर दिया और उससे हुकूमती मामलात में भी हमने देखा मुदाखलत की गई और न सिर्फ हुकूमती मामलात में बल्कि मुंतखब वज़रा आज़म को भी घरों को भेजा गया। अब इस कानून के ऊपर मुख्तलिफ न सिर्फ हुकूमती हलके या सियासी हलके बल्कि जो अदालती या आप कह सकते हैं कानूनी हलके हैं वो भी काफ़ी ज़्यादा मोतरज़ थे। वो भी ये समझते थे कि अव्वल तो 184(3) की जुरिस्डिक्शन को इस तरह जो है इन्वोक नहीं किया जाना चाहिए आम तौर पर, और दूसरा अगर आपने इन्वोक करना ही है तो कम से कम एक रेमेडी तो प्रोवाइड की जाए जो अपील की सूरत में दी जा सकती है, क्योंकि जो भी मातहत अदालतों में फ़ैसले होते हैं उनके ख़िलाफ़ अपील का हक़ होता है कि आप हाई कोर्ट से रुजू कर सकते हैं। हाई कोर्ट कोई फ़ैसला करती है तो उसके ख़िलाफ़ अपील के लिए आपके पास सुप्रीम कोर्ट दस्तयाब होती है। जब सुप्रीम कोर्ट ही डायरेक्टली एक केस का फ़ैसला फ़र्स्ट इंस्टेंस में सुनकर कर देती है, उस फ़ैसले के ख़िलाफ़ अगर अपील का हक़ नहीं होगा तो एक शख्स उसके बुनियादी हकूक़ मुतासिर होंगे, उसको रेमेडी दस्तयाब नहीं होगी। और यहाँ पर रेमेडी की सूरत में क्या था? रेमेडी की सूरत में सिर्फ़ और सिर्फ आपको एक रिव्यू पिटीशन का हक़ हासिल है। रिव्यू पिटीशन में वही जजेस जिन्होंने पहले फ़ैसला दिया होता है वही दोबारा बैठते हैं और ये देखते हैं कि कहीं हमारे फ़ैसले में कोई गलती नहीं है, और अक्सर आप ये मान सकते हैं कि जो जजेस होते हैं उनको अपने फ़ैसले में कैसे वो गलती निकाल सकते हैं। अब हुआ ये कि इस कानून में उन्होंने हुकूमत ने अपील का हक़ दे दिया कि 184(3) के केसेस में अपील का हक़ होगा। और अब जो गुज़िश्ता रोज़ फ़ैसला आया है, अपील का हक़ गो कि माजी से इतलाक़ उसका नहीं है मगर प्रोस्पेक्टिवली में उसमें इतलाक़ होगा उसका, यानी अब जो केसेस इस कानून बनने के बाद से सुप्रीम कोर्ट में डिसाइड हुए हैं, उनके फ़ैसले आए हैं, उनमें अब अपील का हक़ दे दिया गया है। और यहाँ पर आता है नैब तरमीम का केस। नैब तरमीम में आपको, जैसा कि पहले मैंने आपको बताया कि 2-1 से एक फ़ैसला सुनाया गया और उन नैब तरमीम को कलअदम करार दे दिया गया। मेरी अभी बात हो रही थी मखदूम अली ख़ान साहब से भी, वो भी यही समझते हैं
कि जो नैब तरमीम है उस केस में अब अपील का हक़ उनको मिल चुका है। वो अब सुप्रीम कोर्ट में अपील दायर करेंगे। ये पूछा कि कब अपील दायर करेंगे, तो उनका कहना था कि अभी तक उनको हुकूमत की जानिब से कोई डायरेक्शंस नहीं आई, क्योंकि वो फेडरल गवर्नमेंट को रिप्रेजेंट कर रहे थे। फेडरल गवर्नमेंट अब अगर चाहे तो वो उनको कह सकती है, गो अहेड दे सकती है कि आप इस फैसले के ख़िलाफ़ अपील दायर कर दें। अगर अपील दायर हो जाती है तो उसमें चांसेस ज़्यादातर नज़र यही आते हैं कि वो जो कानून है वो बरकरार रहेगा और जो पहले वाला फ़ैसला है सुप्रीम कोर्ट का वो सेट असाइड या रिकॉल हो सकता है। बहरहाल इसमें बेंच की तश्कील है वो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होगी। अब एक दिलचस्प बात यह है कि कल जो जजेस की जानिब से फ़ैसला आया है और जो ऑब्ज़र्वेशंस हमने 5 रोज़ मुसलसल सुनी है पार्लिमान, सुप्रीम कोर्ट और इख्तियारात के ऊपर, ट्राइकोटमी ऑफ पावर के ऊपर, उससे कम से कम जो जजेस की राय है मुख्तलिफ़ पहलुओं पर वो तो सामने आ चुकी है, आया हो चुकी है। और अब जब बेंच तश्कील पाएगा, उस बेंच के तश्कील पाने के बाद हमें ये अंदाज़ा हो जाएगा बिलखसूस नैब तरमीम केस के अंदर कि फ़ैसला क्या आने वाला है। अब बेंच की तश्कील भी एक बहुत बड़ा इम्तिहान है, न सिर्फ जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा, जस्टिस सरदार तारिक मसूद और जस्टिस इजाज़ुल एहसन का, क्योंकि अब 3 रुकनी कमेटी ने ही बेंचेस तश्कील देने हैं। इसमें इम्पॉर्टेंट चीज़ ये होगी कि जस्टिस इजाज़ुल एहसन ऑब्वियसली वो उन जजेस में शामिल हैं जिन्होंने उस कानून को कलअदम करार दे दिया है, और जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा हों और जस्टिस सरदार तारिक मसूद, वो उनकी राय ही मुख्तलिफ है और बिल्कुल आया है कि पार्लिमान बाइख्तियार है कानून साजी के हवाले से। तो उस पर जब बेंच तश्कील दिया जाएगा, और अब नज़र यही आ रहा है कि सबसे पहला इख्तिलाफ बेंचेस की तश्कील में वो आने वाला है, और इस केस में ही वो हो सकता है जब जस्टिस इजाज़ुल एहसन उन जजेस पर मुश्तमिल बेंच तश्कील देना चाहेंगे जो ओपन माइंड के साथ फ़ैसला दें और जो पहले ज़ाहिरी बात है उनके माइंड से मुताबिकत रखते हों, वो जजेस उस बेंच में शामिल हों। ऑब्वियसली 5 रुकनी लार्जर बेंच होगा, क्योंकि पहले जो फ़ैसला आया वो 3 रुकनी बेंच ने दिया, और अपील में एक तो बेंच मुख्तलिफ होता है, दूसरा बेंच बड़ा होता है। तो जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा और जस्टिस सरदार तारिक मसूद अक्सरियत में होंगे। अगर वो जिस बेंच को चाहेंगे वो बेंच बैठकर फ़ैसला करेगा, और फिर जो कमेटी है वो जब ये डिसाइड कर लेगी कि बेंच कौन सा होगा, तो हम पहले ही दिन हमें ये अंदाज़ा हो जाएगा कि फ़ैसला क्या होगा। गो कि ये एक बदकिस्मती है, मगर मेरी अभी बात हो रही थी मुख्तलिफ़ वकला से भी। एक जज साहिब जो हैं इस पूरे टेन्योर के अंदर, जिनको हम कह सकते हैं कि उन्होंने अपनी एक जो साख है उसको बेहतर किया है, और उनकी साख बाकायदा तौर पर नज़र आई है एज़ एन इंडिपेंडेंट जज, जस्टिस याया आफरीदी। मैंने गुज़िश्ता वीडियो में भी उनकी तारीफ़ की थी और मैं माजी में भी उनकी तारीफ़ करता आया हूँ, क्योंकि मैं ये समझता हूँ कि जो सुप्रीम कोर्ट के जजेस साहिबान होते हैं उनको आप उनके फ़ैसलों से जांचें, ना कि उनकी ऑब्ज़र्वेशन से। और जजेस को भी ऑब्ज़र्वेशंस जो हैं उनसे, गैर ज़रूरी ऑब्ज़र्वेशन से, जिनसे ये तासुर मिले कि उनका जो राय है, उनका जो जहन है वो किस तरफ इंक्लाइंड है, इस तरह की ऑब्ज़र्वेशंस से जजेस को गुरेज़ करना चाहिए। बदकिस्मती के साथ इस वक्त आप देखें इस केस के अंदर 2 मुख्तलिफ़ आरा थीं। एक राय थी इस कानून के हक़ में और दूसरी राय थी इस कानून की मुखालफत में, और बदकिस्मती के साथ फ़ैसला आने से पहले ही हमें जजेस के जहन के बारे में मालूम था कि उनकी राय क्या है। असूली तौर पर ऐसा नहीं होना चाहिए। और अब हुआ ये कि एक साइड पर जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा हैं, जस्टिस अतर मिनल्ला हैं, जस्टिस मंसूर अली शाह, जस्टिस सरदार तारिक मसूद, जस्टिस मोहम्मद अली मज़हर, जस्टिस जमाल ख़ान मंदोखेल और कुछ जजेस, और दूसरी जानिब जस्टिस इजाज़ुल एहसन, जस्टिस मुनीब अख्तर, जस्टिस आयशा मलिक, जस्टिस मज़ाहिर अली अकबर नकवी। ये वो जजेस हैं दोनों इतराफ़ पर जो दोनों ही पहले दिन से अपना जहन उनका एक हमें नज़र आया बना हुआ कि वो ये समझते हैं कि ये कानून दुरुस्त नहीं है, दूसरी साइड ये समझती है कि कानून बिल्कुल दुरुस्त है। सिर्फ़ एक जज, बल्कि 2 जजेस कह लें, दूसरे जो हैं वो खामोश रहे, मगर उनके बारे में राय पहले से मालूम थी, लोगों को मालूम था कि वो किस तरफ जाएंगे।
ऐसा ही देखते आए हैं माजी में भी लोग कि जस्टिस मोहम्मद अली मज़हर और जस्टिस हसन अज़हर रिज़वी जो कि समदी भी हैं आपस में, तो वो एक जज जिस तरफ जाते हैं दूसरे जज भी उनको फॉलो करते हैं। तो जस्टिस हसन अज़हर रिज़वी जो मुकम्मल खामोशी कायम रखे रहे इस पूरे केस के दौरान, उनके बारे में पहले से ये तासुर आम था कि वो किस तरफ जाएंगे, मगर जस्टिस याह्या अफरीदी वाहिद ऐसे जज थे इस पूरे केस के अंदर जिनके बारे में ये राय कायम करना या ये बता देना कि वो किस तरफ उनका झुकाव है, ये बड़ा मुश्किल नज़र आ रहा था। और हम जो कि कोर्ट को रोज़ाना की बुनियाद पर कवर करते हैं, हमें भी काफ़ी दुश्वारी हुई उनकी राय को समझने में। और ये अब देख लें कि उनके बारे में एक राय तो ये थी कि क्योंकि वो करीब हैं नज़रियाती तौर पर जस्टिस काजी फ़ायज़ ईसा, जस्टिस मंसूर अली शाह और जस्टिस अतर मिनल्ला के, और जस्टिस अतर मिनल्ला और जस्टिस मंसूर अली शाह और जस्टिस याह्या अफरीदी क्योंकि एक ही चैम्बर से भी हैं, एक ही लॉ फर्म में काम भी करते रहे हैं एक साथ, तो उनके बारे में ये कहा जाता रहा कि वो उन्हीं के साथ जाएंगे। मगर उन्होंने कल सरप्राइज़ दिया। सरप्राइज़ सिर्फ रेट्रोस्पेक्टिविटी के ऊपर नहीं, उन्होंने ओवरऑल अपील के हक़ को ही गैर कानूनी करार दिया है और उन्होंने कहा है कि ये किसी भी सूरत मुनासिब नहीं है। और जहाँ तक बात है कानून की, तो उन्होंने इस बात को ज़रूर दुरुस्त तस्लीम किया है कि जो कानून है वो बनाने का इख्तियार है सुप्रीम कोर्ट को। और इससे अगर आप देखें, अगर हम एक ऑब्जेक्टिवली देखें एक चीज़ को, तो हमें नज़र आता है कि इससे जो चीफ़ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान है उनके इख्तियारात बेशक बांटे गए हैं, मगर सुप्रीम कोर्ट जो है वो कमज़ोर नहीं हुई। अब कम से कम हमें शफाफियत नज़र आएगी। मैं जस्टिस सरदार तारिक मसूद के गुज़िश्ता रोज़ की जो ऑब्ज़र्वेशंस हैं उनको बिल्कुल दुरुस्त मानता हूँ, जब उन्होंने कहा कि अब ये जो कानून है इससे आप इसको गलत कहें या सही कहें, एक बात तो सच है कि अब एक शख्स की मुतलकुल अनानियत ख़त्म हो जाएगी। एक शख्स जो अपनी मर्ज़ी से बेंचेस तश्कील देता रहा, माजी में जो नज़रिया ज़रूरत अपनाया जाता रहा, जुल्फ़िकार अली भुट्टो केस देख लें, तमीज़ुद्दीन केस देख लें, जितने भी केसेस यहाँ पर आए हैं उनमें चीफ़ जस्टिस साहब ने अपनी मर्ज़ी से बेंच तश्कील दिया और बेंच उन जजेस पर मुश्तमिल हमेशा बनाया जाता था जो पहले से उनको मालूम होता था कि ये फ़ैसला देंगे। और फिर अपनी मर्ज़ी से मार्शल लॉ की तौसीक़ की गई, आइन से जो इनहराफ किया जाता रहा उसको भी दुरुस्त करार दिया जाता रहा, नज़रिया ज़रूरत यहाँ पर प्रिवेल करता रहा। तो अब वो बेशक हो सकता है, आज भी हो सकता है, मगर अब थोड़े से उसके चांसेस जो हैं वो कम हो गए हैं। अब 3 जजेस जब बैठेंगे, सर जोड़कर बैठेंगे, तो ऑब्वियसली एक बेहतर फ़ैसला होगा बजाय इसके कि एक शख्स बैठकर अपनी मर्ज़ी से फ़ैसला करता। उसमें अब असरअंदाज होने का जो अंसर है वो भी कम होगा। तो इस हद तक तो मैं भी समझता हूँ और मैं जस्टिस याह्या अफरीदी की राय से मुकम्मल तौर पर इसमें मुत्तफ़िक हूँ। दूसरी जानिब जहाँ तक रेट्रोस्पेक्टिविटी का ताल्लुक़ है, तो उसमें ये नहीं कि नवाज़ शरीफ को हक़ मिलेगा या नहीं, बुनियादी तौर पर एक नया पंडोरा बॉक्स खुल जाएगा। माजी में कई ऐसे केसेस हैं, बिलखसूस इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी के दौर में ऐसे कई मुकदमात आए, कई ऐसे फ़ैसले हुए। अगर आप दोबारा से उनमें कोई भी शख्स जो ख़ुद को ये समझे कि उसके हकूक़ मुतासर हुए हैं या जो फ़ैसला है वो दुरुस्त नहीं है, एक दरख्वास्त दायर कर दे अपील की सूरत में और आप उनको सुनने बैठ जाए, तो फिर एक नई बहस शुरू होगी। तो उस पर तो उन्होंने बिल्कुल दुरुस्त फ़ैसला दिया। रेट्रोस्पेक्टिविटी तो किसी भी सूरत होनी भी नहीं चाहिए थी और हमने जहाँ तक ऑब्ज़र्व किया इस पर हुकूमत भी शायद इतनी इंटरेस्टेड नहीं थी। हुकूमत का जो मकसद था वो बहरहाल उन्होंने हासिल कर लिया है। अब जो चीफ़ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान है वो अपनी मर्ज़ी से बेंचेस तश्कील नहीं दे सकेंगे और ये इख्तियार चीफ़ जस्टिस ने अज़ ख़ुद ही अब हुकूमत को दे दिया है कि वो जब चाहे पार्लिमान सुप्रीम कोर्ट के मामलात में दखल दे सकती है। आज की इस वीडियो से इतना ही, इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।